हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज वाला चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये सेल वाला चैप्टर आपने ऑलमोस्ट हर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर सेल से क्वेश्चन ना आता हो, चाहे वो डीएसएस भी है या आप एसएस भी है, जहाँ पर भी साइंस का अगर एक क्वेश्चन भी डालने के लिए कोई सोचेगा ना तो सबसे पहला ही क्वेश्चन सेल से देगा वो, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। सेल क्या होती है, हम कैसे उसको देखते हैं, आप इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर है क्लास 8 का और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं और फंक्शन भी। क्यों पढ़ रहे हैं हम सेल के बारे में? देखो, सेल होती है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ना हमारी बॉडी की, जिससे हमारी जैसे केमिस्ट्री में एटम होता है वैसे ही बायो में सेल होता है कि हमारी जो नंबर ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी होती है, WBC है, RBC है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हो, वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ सेल्स होती है? 50 से 5000 तक सेल होती हैं एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेल से रिलेटेड आपकी बॉडी के हर फंक्शन में सेल का काम होता है। तो सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, सबसे स्मॉलेस्ट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्स की स्टडी की थी और कब की थी? 1664 में इन्होंने सेल थ्योरी को, सेल के बारे में, सेल टर्म को दिया था कि सेल क्या होती हैं, सेल के बारे में बताया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब ये जो स्केल्डन एंड स्क्यूमैन है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। सेल के ऊपर ही जो थ्योरी दी थी वो किसने दी? स्केल्डन एंड स्क्यूमैन ने क्या दी थी? सेल थ्योरी को दिया था। अब सेल क्या होती है? आप नंबर ऑफ सेल्स देखेंगे, आपने कभी कभी एनियन में देखा होगा, ऐसी ऐसी लेयर्स बनी होती हैं, वो भी एक तरह की क्या होती हैं? सेल ही होती हैं। आप अपनी बॉडी में स्किन में भी होती हैं, स्किन के ऊपर नर्व सेल्स होती हैं, दुनिया भर की सेल्स आपने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले सेल बनेगी, सेल को बहुत से बनकर आपके टिश्यू बनेंगे, बहुत सारे टिश्यू बन के ऑर्गन बनेंगे, बहुत सारे ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम बनेगा और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। मतलब ये ऑर्डर वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है एक ह्यूमन। 5 प्रोसेस होती है, बिल्कुल ऑर्डर में याद रखनी है। ऑर्डर से वो आपसे पूछेगा कि ऐसे ऑर्डर में 4 ऑप्शन देगा, अलग अलग आपको देगा। फिर उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? 2 तरह की सेल होती है ऑर्गेनिज्म में। पहली बात होती है यूनिसेलुलर और दूसरी होती है मल्टी सेलुलर। देखो नाम से पता चला, यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब जिसमें एक ही सेल होती है, लाइक बैक्टीरिया, लाइक हमारे पास पैरामीशियम है, ये हमारी क्या है? सिंगल सेल है। आपको एग्जाम्पल याद रखें कि बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल है। और उसके बाद पैरामीशियम क्या है? सिंगल सेल होता है, ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें बहुत सारी, मल्टी का मतलब जिसमें बहुत सारी सेल हो। प्लांट एंड एनिमल्स में जैसे हम अपना ह्यूमन बींग्स को लगाते हैं वो मल्टी सेल्स होती हैं। इसका मतलब प्लांट में भी बहुत सारी सेल होती हैं और एनिमल में भी बहुत सेल होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? देखो, कई ऐसी सेल्स होती हैं जो ह्यूमंस में होती हैं, प्लांट में नहीं होती हैं, प्लांट में होती हैं लेकिन एनिमल में नहीं होती है। तो देखो, प्लांट में सेल वॉल होता है, उसमें नहीं होता है एनिमल में। प्लांट में प्लास्टिसाइड होता है लेकिन एनिमल में प्लास्टिसाइड नहीं होता। आप उनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको सीधा याद रखना है, नहीं तो सेल वॉल होता है एनिमल में और ना ही प्लास्टिसाइड। वो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से पार्ट हैं जो एनिमल में नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट में होते हैं। तो प्लास्टिड्स, प्लांट से प्लास्टिड्स आप याद रख सकते हैं। एंड सेल वॉल होता है, देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं हम, जो आउटर कवरिंग होती है, हार्डनेस जो आएगी वो क्यों आती है? आपकी आउटर लेयर, मतलब वॉल होगी तभी तो प्लांट हार्ड होता है। एनिमल में क्या होती है? सिर्फ सेल वॉल नहीं होता और ना ही प्लास्टिड होता है। उसी तरह से ऐसा एक क्वेश्चन और बनेगा कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनिमल में होती है सेल लेकिन यहाँ नहीं होती है, मतलब प्लांट में। तो वो होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या होता है? एनिमल में होता है लेकिन प्लांट में नहीं होता है। उसके बाद इसमें वोकेलो भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। सेल वॉल के अंदर वाला जो पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, जो आपने देखा हमारी बॉडी के जो अंदर वाला पार्ट आपको देखोगे ना स्किन को हटा के, तो वो सेल मेम्ब्रेन आपको दिखेंगी। ठीक है, इसका मतलब ये और सारी चीज़ें इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी, लेकिन ये सिर्फ प्लांट में होंगी और वो सिर्फ एक एनिमल में होता है जो कि प्लांट में नहीं होता है। आपको रट्टे मार लेने इन चीज़ों की, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं।
अब उसके बाद इन्होंने कहा कि सेल की दो टाइप की होती हैं, सेल दो तरह की होती हैं, सेल अलग अलग शेप की भी आप पढ़ेंगे, सेल की टाइप भी पढ़ेंगे कितने तरह की होती हैं। देखो सेल होती हैं दो तरह की, प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूरोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होती हैं, देखिए प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूरोकार्योटिक सेल्स होती हैं दो तरह की, सेल दो तरह की होती हैं। आपको उनके डायरेक्ट अगर आप 8th क्लास में तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आ जाता है कि इसका बताइए कि क्या डिफरेंस होता है। अगर आप एग्जाम में वैसे बैठे हैं कंपटीशन में तो कैसे आएगा, देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें बिल्कुल अलग से होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसमें डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद डिफाइन न्यूक्लियस, अब देखो इसमें नहीं होगा, अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियस से वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में जो साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर निकलेगा, बाहर भागेगा ना। तो अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसमें न्यूक्लियस डिफाइंड होता है, इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो कि अंदर घूमता रहता है, किसमें, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक होते हैं, मतलब जो हमारे मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो लेकर जाता है। तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी तो यूरोकैरियोटिक सेल्स में दोनों में होती हैं और साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलर होता है, ये क्या होता है, यूनिसेल होती है, ये है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होती हैं, मतलब इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरह का होता है। इसमें होता है सिंगल सेल, सिंगल सेल से मैंने वहाँ पर आपको एग्जांपल करवाया, पैरामीशियम और बैक्टीरिया क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगे क्योंकि वो क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। उसके बाद बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछ लेता है, वो बैक्टीरिया और एल्गी में, एल्गी एंड WBC, मैं लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को, WBC एंड एल्गी। देखो एल्गी का तो सबको पता है कि एल्गी अपनी शेप को चेंज करता है, सिंगल सेल होता है सब, लेकिन WBC के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि WBC भी क्या करती है, अपनी शेप को चेंज कर सकती है। तो एल्गी एंड WBC आर द दैट सेल दैट कैन चेंज देयर शेप, ओके। उसके बाद शेप आ गई है तो अब साइज भी आएगा। इसका साइज होता है 1 से 10 µm और इसमें कितना होता है, कॉम्प्लेक्स है तो देखो इसमें दो तरह से होगा, 10 से 30 एंड 10 से 100, ठीक है। 10 से 100 ये तो आएगा एनिमल में एंड दैट इज फॉर प्लांट, ठीक है। जो साइज होता है वो 1 से 10 होता है और इसमें 10 से 30 और 10 से 100 प्लांट्स में होता है और 10 से 30 होता है एनिमल्स में, ठीक है। पार्ट में हमारा क्या है, जो इसके पार्ट ऑफ सेल्स हैं कि जो सेल है वो किस किस से बना होता है। देखो मैं एक सेल बना देती हूँ आपको कि ये मान लो एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो पार्ट भरा होता है इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, एक लिक्विड सा पार्ट होता है उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। इसके एक यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो आप इसको पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसमें पढ़ेंगे ना, तो ये क्या होएगी, अब वो यहाँ पर क्या होएगी, पोर्स होते हैं। तो ये सबसे पहले एक तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। किसी भी सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, उससे भी बाहर एक आउट लेयर होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल बोल देते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा रफली सा आइडिया दिया मैंने कि न्यूक्लियस से बाहर जो एक लिक्विड भरा होता है उसको बाहर आने जाने से रोकने के लिए एक सेल वॉल बनी होती है, जिसमें जो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की होती है। और वो जो सेल को है वो रिजिडिटी मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो टाइट बना देती है कि कोई भी जो पार्ट है उसका बाहर ना निकले। तो सेल वॉल का मतलब समझ में आया, जो आउटर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। अब उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि इसके अंदर वाला पार्ट होता है, सिर्फ अंदर वाला पार्ट होता है, और ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बोलती है इसको हम, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन मतलब यहाँ पर ये डबल होती है, जो कि इसमें और क्या होता है, इसमें पोर्स होते हैं। पोर्स होते हैं वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि क्या अंदर आना चाहिए और क्या बाहर जाना चाहिए। कि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं कि जो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि क्या अंदर आए और क्या बाहर जाए। तो इसीलिए इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं कि वो सिलेक्ट करेगी कि उसमें से मेम्ब्रेन में से क्या अंदर आना है,
क्या बाहर जाना है, कंट्रोल करेगी मटेरियल को, ठीक है, मटेरियल को कंट्रोल करेगी, सिलेक्ट करेगी क्या क्या आना है। उसके बाद ये क्या करती है, जो अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है ना, उसको बाहर अंदर और जाने में से रोकती है, उसको रखती है कि सेफ रखेगी कि वो बाहर ना चला जाए। तो क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। और ये किस किस की बनी होती है, सेल वॉल किससे बनी होती है, प्रोटीन प्लस फैट की बनी हुई होती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, प्रोटीन प्लस फैट। उसके बाद अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ही प्रोटेक्ट करने के लिए इतना सब कुछ होता है, उसके बाहर बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आप पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के 4 फर्दर पार्ट होते हैं। ये अंदर का पार्ट होता है जो क्या होता है, जिसके अंदर क्या क्या भरा होता है, डीएनए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए, सारी चीज़ें उसमें भरी होती हैं। लेकिन वो किस किस फॉर्म में भरी होती हैं वो पढ़ेंगे। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस यहाँ है, इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है, जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगी। तो वो कौन सी मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन आपने यहाँ पर भी पढ़ी है, लेकिन अब यहाँ पढ़ रहे हैं जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगी वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब उसके बाद होती है न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कुछ भरा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, डीएनए, डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो जो हमारी हेरिडिटी को आगे बढ़ाती हैं, जीन्स होते हैं हमारे। उसी में हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या होता है, एक न्यूक्लियोसिस होता है। न्यूक्लियोसिस क्या करेगा, एक क्या होता है, न्यूक्लियोसिस होता है जिसमें क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए होता है। और क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किस में होता है, न्यूक्लियोसिस में होता है। आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो न्यूक्लियोसिस होता है किसका पार्ट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का होता है। न्यूक्लियोसिस में क्या क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस। और इसमें और क्या क्या होता है, डीएनए भी होता है और जेनेटिक भी, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। लेकिन वो जो न्यूक्लियॉन्स होता है उसमें होता है आपका आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद और क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्रोमेटिन भी होता है, फाइब्रस भी होता है, ये इसी में होते हैं। देखो आपने जो अलग अलग पार्ट भी पढ़े हैं ना, वैसे तो आपने 4 पार्ट पढ़ा रही हूँ मैं न्यूक्लियर के, लेकिन उसी में न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्या होता है, क्रोमेटिन भी भरा होता है, फाइबर सिंथेसिस भी वही होता है, और न्यूक्लियॉन्स भी किसी का, न्यूक्लियोलाइसिस भी किसका पार्ट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का ही पार्ट होता है। ठीक है, आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें इस वाले को याद कर लेना है कि क्या क्या होता है इसमें। देखो पार्ट ऑफ सेल के हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, न्यूक्लियस पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, और अब हमारा 4th पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारा क्या आएगा, साइटोप्लाज्म वो पार्ट होता है जो लिक्विड पार्ट होता है ना, जेली लाइक पार्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है, जो जेली जैसा होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, जो एक लिक्विड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका न्यूक्लियस से बाहर एंड सेल मेम्ब्रेन से के अंदर जो ये वाला न्यूक्लियस है उसमें यहाँ से जो पार्ट भरा होगा ना वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरह का होता है, क्या करता है ये हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड स्मूथ। 2 तरह का होता है। जो रफ होता है वो क्लोज होता है किसके, न्यूक्लियस के। सो क्लोज किसके होता है, न्यूक्लियस के। कौन होता है, रफ वाला पार्ट। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास में होता है, न्यूक्लियस के पास में, यहाँ पास में होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वहां से। यहाँ पर रफ वाले में होता है प्रोटीन का और स्मूथ वाले में होता है फैट का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, रफ वाले में, और स्मूथ वाले में होता है फैट का सिंथेसिस होता है। यहाँ बनते हैं, देखो जहाँ प्रोटीन बनेंगे वहाँ राइबोसोम का होगा। राइबोसोम में अभी आपको यहाँ है कि राइबोसोम क्या होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाएंगे, राइबोसोम कहाँ होंगे, रफ एंडोक्लर में होते हैं, और ये किसके क्लोज होगा, न्यूक्लियस के क्लोज। राइबोसोम बनाएगा कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके बाद ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो ये क्या करेगा, देखो यही सेम चीजें यहाँ है प्रोटीन राइबोसोम में, और यही कहाँ होते हैं, तो रफ में वाले में बनती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है प्रोटीन का सिंथेसिस, राइबोसोम एंड क्लोज टू द न्यूक्लियस। उसी तरह से स्मूथ में फैट का होगा, प्रोटीन का वहाँ, तो यहाँ पर फैट का सिंथेसिस होता है।
अब उसके बाद क्या करेगा, अभी इसमें जो हमने साइटोप्लाज्म में एक काम और भी था कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, कि जो मोस्टली केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, शुगर होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है, और उसके बाद वेस्ट होता है, गैसेज होती है। सबसे जो ज़्यादा होता है, लगभग 90% पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म में, वो वाटर का होता है। तो मेन जो काम होता है साइटोप्लाज्म में वो किसका होता है, वाटर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों, जैसे हमारे घर में एनर्जी, बिजली जहाँ से मिलती है, इसका मतलब जो सेल को एनर्जी मिलेगी ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया से सेल से एनर्जी मिलेगी, तो इसका मतलब पावर है। अच्छा, ब्रेन ऑफ सेल कौन होगा, न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ सेल, जहाँ दिमाग से मतलब जो भी एक्टिविटी हमारी दिमाग जिस तरह से हमारा काम करता है, उसी तरह से सेल का में जो दिमाग का काम करेगा वो कौन करेगा, दैट इज न्यूक्लियस। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर 8 निकलती हैं और 2 एटीपी का फॉर्मेशन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टेट में, स्टेट का क्वेश्चन है कि इसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 8 निकलती हैं टोटल एटीपी, और उसमें आपसे जो बनती हैं वो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करती है, शुगर को एनर्जी में, जो हम शुगर लेते हैं ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे हम एकदम से मीठा खाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। राइबोसोम हम आपको पढ़ाई दिया है, ठीक है। हमारा लास्ट पार्ट है इसी का, सेल वाले का, कि इसके जो लास्ट पार्ट हैं 10 पार्ट हैं, टोटल 11 हैं, उसको लास्ट में हम समझा देंगे। देखो 8 है, जो गोल्गी एपरेटस होता है वो क्या करता है, गोल्गी एपरेटस सेल का ही पार्ट होता है, उसमें क्या करता है, जो ट्रांसफर करता है एंजाइम एंड प्रोटीन का। देखो प्रोटीन कहाँ बनता था, अभी मैंने आपको राइबोसोम में बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। जो ट्रांसपोर्ट करता है, वहां तक ले जाने का जो काम करता है वो क्या करता है, गोल्गी एपरेटस करता है, वो उसका काम होता है, गोल्गी एपरेटस का काम होता है। और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से जो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम लेकर जाते हैं, प्रोटीन को जोड़ के जाते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉल में उसको क्या कर दिया, वेस्ट को हमने स्मॉल पार्ट में कर दिया, और उसके बाद क्या हो जाता है, उस वेस्ट को ले जाने का काम भी कौन करता है, यही करता है। उस वेस्ट में जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो खुद ही फटकर उसको क्या कर देता है, वेस्ट को खा जाता है। तो इसका मतलब सुसाइडल बैग ऑफ द क्या होता है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, ऑफ द सेल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये खुद ही को क्या कर जाता है, उस वेस्ट को खुद ही ब्रश होकर उसको खा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि ये तो कम से कम SSC में 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है लाइसोसोम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है जो प्लांट आपको ग्रीन दिखते हैं, जो कलर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब जो प्लास्टिड होता है ना प्लांट्स में, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 पार्ट होते हैं एनिमल में एंड उसमें किसमें, सेल वॉल होता है और प्लास्टिड्स होता है। तो प्लास्टिड्स का ही पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन होता है ना, उसकी वजह से जो ग्रीन पार्ट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में होता है। प्लांट को जो फूड देगा, जो अगर फूड देगा तो वही उसका क्या होगा, किचन होगा। तो जो क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर होता है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो कि प्लांट में होता है। तो इसका मतलब प्लास्टिड का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड करता है, फूड देता है प्लांट को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम आपको समझ में आ गया है। अब उसके बाद प्लास्ट की 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का काम आपको समझ में आ गया, फूड देगा। प्लास्टिसाइड में जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, वो होता है फ्रूट, जो फ्रूट होता है और जो फ्लावर का जो कलर होता है, जो कि रेड एंड येलो कलर होता है, उसको कौन डिसाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट डिसाइड करेगा फ्रूट एंड फ्लावर के कलर को। एंड ल्यूकोप्लास्ट होता है जो स्टोर करते हैं ना फूड को, क्या करेंगे हम, स्टोर करेंगे फूड को रूट्स में, जो वाटर जो अंदर होता है जड़ों में, जो रूट्स के द्वारा जो फूड का जो ट्रांसपोर्शन होगा वो कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट करेगा। अब हमारा जो 10 पार्ट है एक वैक्यूल क्या करेंगे, वैक्यूल क्या करेंगे, हमारे पास क्या करेंगे, स्टोर प्रोडक्ट को क्या करेंगे। अब सारा काम हो चुका है, उसको काम को जितना भी स्टोर हो, जो भी प्रोडक्ट हम बने हैं उनको स्टोर करेंगे। फूड का और सेक्रेशन होगा, वेस्ट का सेक्रेशन और फूड को क्या करेंगे, वेस्ट को भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे, सेक्रेशन करेंगे। ये सेक्युलर स्ट्रक्चर होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी, दोनों में होता है,
ठीक है। वो कह लो कि इसमें होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। अब लास्ट पार्ट होता है इसका सेल डिवीजन। जब सारा काम हो चुका होता है, सेल को आप समझ चुके हैं, न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों पार्ट, उसके बाद आपने राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपरेटस वह कह लो, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, सारा सब कुछ पढ़ने के बाद जब पूरी तरह से सेल बन जाती है, उसके बाद वो क्या करेगी, सेल का डिवीजन हो जाता है। फर्दर फॉर द न्यू सेल के लिए एक सेल होगी, वो क्या करेगी, 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। जो 2 सेल में बनेंगी वो एक ही सेल से, उसको क्या कहते हैं, जो बनेंगी डॉटर सेल होती है, पेरेंट सेल से वो क्या करेंगी, डॉटर सेल का निर्माण होगा, उसको ही क्या कहेंगे हम, सेल डिवीजन कहेंगे। सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और मैंने अपना दी बेस्ट किया है कि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। नोट्स बनाते हुए जरूर चलें, ऐसा नहीं है कि आप सुन रहे हैं, सुनेंगे तो आफ्टर 1 आवर आप भूल जाएंगे सब कुछ। तो अपने नोट्स को बनाते हुए प्लीज़ ज़रूर चलें, हर चीज़ को नोट डाउन करें। थैंक यू एवरीवन।